हेलो बच्चों, फिजिक्स विद आशीष में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू लेके आए हैं। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। एक वस्तु को ऋणावेशित किया जाता है। इसका पहला ऑप्शन है इसे अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन देकर, इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकालकर, इसे कुछ प्रोटॉन देकर और इसमें से कुछ न्यूट्रॉन निकालकर। देखो, अगर वस्तु को अपन लोग ऋणावेशित कर रहे हैं, वे वस्तु को अगर अपन लोग ऋणावेशित कर रहे हैं तो यानी कि अपन क्या करेंगे, उसको इलेक्ट्रॉन देकर ही उसको क्या किया जा सकता है, ऋणावेशित किया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा पहला, क्या, इसे अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन देकर। ठीक है। अगला प्रश्न है, एक चालक गोले पर -50 E आवेश है तथा दूसरे समान गोले पर +BE आवेश है। यदि दोनों गोलों को स्पर्श करवाकर अलग कर दिया जाए तो प्रत्येक पर आवेश कितना होगा। देखो, एक पर तो है, दो गोले अपने पास, एक पर आवेश कितना है, ठीक है, एक पर आवेश कितना है, -50E, और दूसरे पे है प्लस का 30E। ठीक है। तो यानी कि अगर अपन दोनों को स्पर्श करवाते हैं तो स्पर्श करवाने के बाद में ये क्या करेंगे, आवेश का ट्रांसफर करेंगे। और ऐसी कंडीशन में जब स्पर्श करवा के जब अपन अलग करते हैं तो क्या हो जाएगा, इनका आधा आधा हो जाएगा आवेश। तो माइनस का 50E प्लस 30E, यानी कि इसका औसत अपन निकाले तो डिवाइडेड बाई 2, यही तो होगा, डिवाइडेड बाई 2। तो ऐसी कंडीशन में अपने पास क्या हो जाएगा, माइनस का 50E, ये हो गया माइनस का कितना, 20E। कितना था आवेश भाई, इसके ऊपर 20E आवेश था। यहाँ पे आवेश जो दे रखा है वो आपको कितना दे रखा है, +20E दे रखा है। तो यहाँ पे +20E हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 30E डिवाइडेड बाई 2, यानी कि माइनस का 15E आवेश इस पर मौजूद होगा। बोलो, कोई दिक्कत है? इसका आंसर क्या होगा, माइनस का 15। कर लेंगे हम लोग भाई। जब हम संपर्क में लाते हैं, संपर्क में लाकर इसको अलग अलग करते हैं तो आवेश क्या हो जाएंगे, समान रूप से वितरित हो जाएंगे। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, यदि कांच की छड़ को सिल्क से रगड़ते हैं तो वह धनावेशित हो जाती है। तो धनावेश उत्पन्न करती है, क्योंकि मतलब क्या कारण होगा कि वो धनावेशित हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में आप सोचो कि अगर कोई चीज धनावेशित हो रही है तो यानी कि अगर उससे इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाए तो क्या हो जाएगा, वो धनावेशित होगी। तो देखो, इलेक्ट्रॉन निकालने वाला ऑप्शन आप लोग चूज कर लो। तो देखो, पहला ऑप्शन क्या है, प्रोटॉन इससे जुड़ जाते हैं। प्रोटॉन की तो बात नहीं होती, आप तो इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। तो प्रोटॉन इससे अलग हो जाते हैं, ये भी नहीं होगा। इससे इलेक्ट्रॉन जुड़ जाते हैं तो नेगेटिव हो जाता है। और चौथा ऑप्शन है, इलेक्ट्रॉन इससे अलग हो जाते हैं। तो यही आंसर होगा, आंसर द, इलेक्ट्रॉन इससे अलग हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखो, विजातीय आवेशों के मध्य लगने वाला बल है। विजातीय मतलब एक प्लस एक माइनस है, तो इनके बीच में आकर्षण का बल लगेगा, कूलाम का आकर्षण बल, यानी ऑप्शन नंबर द इसका आंसर होगा, कूलाम का आकर्षण बल। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई महाभारत नहीं है। अगला प्रश्न देखो, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक कूलाम आवेश में भैया आपको क्या दे रखा है, एक कूलाम आवेश दे रखा है और इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी। तो आप सब जानते हो Q बराबर N ही होता है। तो N बराबर होगा Q अपॉन E। Q कितना है भाई, 1 कूलाम है ना, 1, और E का मान कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18। सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका ब, 6.25 इंटू 10⁻18। अगला प्रश्न देखो, स्थिर विद्युतिकी से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन यथार्थ नहीं है, मतलब गलत है। कौन सा कथन गलत है। पहला ऑप्शन दे रखा है, आवेश संरक्षित होता है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है, आवेश क्वांटीकृत होता है, ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन दे रखा है, बल रेखाएं क्षेत्र की दिशा को, यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं, ये भी ऑप्शन सही है। और चौथा ऑप्शन है, घर्षण से इलेक्ट्रॉन का उत्पादन होता है। घर्षण से इलेक्ट्रॉन, देखो, इलेक्ट्रॉन को ना तो उत्पन्न किया जा सकता, ना ही नष्ट कर सकते, ये पदार्थ का नैसर्गिक गुण है, उसके अंदर पहले से ही मौजूद होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, घर्षण से इलेक्ट्रॉन का उत्पादन, ये गलत कथन है। ठीक है ना, तो आंसर द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। देखो, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, E इक्वल टू होता है F अपॉन Q, लिमिट Q0 टेंड्स टू 0, F अपॉन Q0। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलाम। ऑप्शन में चेक कर लो, यही दे रखा है क्या, न्यूटन प्रति कूलाम, ऑप्शन ब आ जाएगा। 8वें में क्या होगा आंसर, ब। अगला प्रश्न देखो, आवेशित करने की परोक्ष विधि कौन सी होती है। परोक्ष मतलब इनडायरेक्ट मेथड। देखो, डायरेक्टली मेथड की बात करें तो आवेश को अगर अपन किसी भी प्रकार से टच कर दे तो डायरेक्ट चार्ज हो गया। परोक्ष विधि बिना टच किए चार्ज कैसे होगा, मैंने कहा प्रेरण द्वारा। प्रेरण में क्या होता है,
एक आवेशित वस्तु को दूसरी निरावेशित वस्तु के पास लेके जाता है, टच नहीं करते। समझ रहे हो ना कि भाई एक तो क्या है, ये तो मान लो एक आवेशित वस्तु है और एक निरावेशित वस्तु के पास जब लेके जाते हैं तो इसके बॉडी के जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ आ जाते हैं, इस तरफ इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें जो चार्ज उत्पन्न होता है ये प्रेरण द्वारा आवेशन होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, प्रेरण द्वारा आवेशित करना परोक्ष विधि है आवेशित करने की। ठीक है, अगला प्रश्न है, दो इलेक्ट्रॉन के वैद्युत बल की तुलना में प्रोटोनों के बीच स्थिर वैद्युत बल, क्या बोल रहा है, दो इलेक्ट्रॉनों के वैद्युत बलों की तुलना में दो प्रोटॉन, देखो इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो, वो अगला चाहे इलेक्ट्रॉन की बात करे चाहे प्रोटॉन की बात करे, तो देखो आप लोग इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पर क्या होता है, आवेश समान होते हैं, है ना। अगर चाहे आपको इलेक्ट्रॉन दे दे, दो इलेक्ट्रॉन दे दे और चाहे वो दो प्रोटॉन बोल दे, दोनों पर क्या होते हैं, आवेश का मान क्या होता है, समान होता है। इलेक्ट्रॉन पे होता है -E और प्रोटॉन पे होता है +E। अब ये दोनों ही सेम है तो इन पर बल क्या होगा, समान ही तो होगा। अगर समान अगर तंत्र आपको दे रखे हैं, एक माइनस है तो भी इनके बीच में, दोनों के बीच में प्रतिकर्षण नहीं होगा, चाहे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में बता दो चाहे प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में बता दो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वही है, द ऑप्शन हो जाएगा, सेम रहेगा। अगला क्वेश्चन है, दो आवेशों के मध्य बल F है, दो आवेशों के मध्य बल कितना है, F। यदि उनकी दूरी को 3 गुना करने पर इन आवेशों के मध्य विद्युत बल होगा, क्या बोल रहा है भाई, दूरी क्या भाई, आप सब जानते हो कि F इजिकल टू क्या होता है भाई, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, यही तो होता है। ठीक है, अब वही आवेश है, मान लो बल हो गया F डैश और दूरी को क्या कर दिया K Q1 Q2 और दूरी को कर दिया 3 गुना, तो 3R लिखूंगा, 3R का होल स्क्वायर, 3 का अगर इसका वर्ग करें मतलब क्या हो जाएगा, 9R स्क्वायर, क्या हो जाएगा 9R स्क्वायर। ये तो लिख सकता हूं मैं F, ये तो कितना है, F ही तो है, तो इसकी जगह लिख दिया F और डिवाइडेड बाई 9। आंसर क्या हो जाएगा, F बाई 9। आंसर नंबर स, क्या हो जाएगा इसका उत्तर, स हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, निर्वात में रखे बिंदुवत आवेश के मध्य 18 न्यूटन बल लग रहा है, ठीक है, और 6 पराविद्युतांक की कांच की पट्टिका उसके अंदर डाल दी गई है, तो बताओ कि बल का मान कितना हो जाएगा। क्या कह रहा है प्रश्न, देखो आप सब जानते हो कि पहले तो निर्वात में तो बल था, क्या था, F मान लो क्या दे रखा था, 18 दे रखा था, और अगर उसको किस में रख दे भाई, पहले F फिजिकल टू कितना दे रखा, निर्वात में 18 ही था क्या, प्रश्न में देखो क्या था भाई, 18 न्यूटन बल था। ठीक है, अब उसके अंदर एप्सिलॉन R बराबर कितना दिया, 6 पराविद्युतांक उसके अंदर डाल दिया। तो आप सब जानते हो पराविद्युतांक की परिभाषा से एप्सिलॉन R इक्वल टू F0 अपॉन Fm, निर्वात में बल अपॉन माध्यम में बल। अब आपको Fm निकालना है तो मैंने कह दिया F0 अपॉन एप्सिलॉन R। F0 कितना है, मैंने कहा 18। ये अच्छा क्वेश्चन है, आता है ऐसा प्रश्न, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, 3 न्यूटन बल हो जाएगा, कर लोगे क्या, कितना हो जाएगा भाई, 3 न्यूटन बल हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा स। अगला प्रश्न देखो, दो आवेश +2 माइक्रोकूलम और +8 माइक्रोकूलम के 1 मीटर दूरी पर स्थित है, ठीक है, उनको मिलाने वाली रेखा पर 2 माइक्रोकूलम आवेश से कितनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। देखो जहां विद्युत क्षेत्र शून्य की बात कर रहा है वहां पे विद्युत बल भी क्या होगा, शून्य ही होगा। तो देखना एक बार इसको, अगले ने क्या दे रखा है अपन को, एक बार देखना ऑप्शन, क्वेश्चन में क्या दे रखा है अपन को, क्वेश्चन में दे रखे हैं एक तो 2 माइक्रोकूलम और 8 माइक्रोकूलम। एक तो दे दिया कितना, 2 माइक्रोकूलम, और एक दे दिया क्या मुझे, 8 माइक्रोकूलम, ये दो। इसके मध्य मान लो यहां से x दूरी पर मैंने एक 2 माइक्रोकूलम का आवेश रख दिया, ये पूरी 1 मीटर है, तो ये कितना हो जाएगा 1 - x, सही बात है क्या। अब मैंने क्या कहा कि भाई इस पर निकलने वाला बल का मान शून्य हो, तो ये इसके द्वारा इस पर लगाया हुआ बल की दिशा होगी ये, और इसके कारण इस पर लगाए गए बल की दिशा होगी ये, इन दोनों बलों को बराबर कर दो तो परिणामी बल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो इन दोनों पे क्या हो जाएगा, k इंटू 2 माइक्रोकूलम इंटू 2 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाई डिस्टेंस होगी x स्क्वायर, इन दोनों के मध्य लग रहा है। इसी प्रकार इन दोनों के मध्य लग रहा है कितना हो जाएगा, मैंने कहा k 2 माइक्रोकूलम इंटू 8 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाई कितना भाई 1 - x का होल स्क्वायर। अरे ये लिखूंगा क्या, अब 2 माइक्रोकूलम से 2 माइक्रोकूलम कट गया, यहाँ माइक्रोकूलम से ये माइक्रोकूलम कट गया, ठीक है, या k से k भी कट गया, इधर बचा 2/x स्क्वायर, इधर क्या बचा भाई 8/1 - x का होल स्क्वायर, इसको भी काट दो, ये तो आ जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा 4।
अंडर रूट कर दो दोनों तरफ, 1/x इज इक्वल टू 2/1 माइनस एक्स, यही होगा। वज्र गुणा करने पर 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x, यानी कि 3x इज इक्वल टू 1, यानी कि x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3। कर लोगे क्या भाई, कोई दिक्कत है? एक बार टेक्निकल टीम देख के बताइए, ये वाली लाइन दिख रही है कि नहीं दिख रही है? 3x बराबर 1 दिख रहा है, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसका आंसर क्या आ गया, x इज इक्वल टू 1/3, यानी 1/3 मीटर दूरी पर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे बल का मान शून्य हो जाएगा। अगर बल जीरो है तो विद्युत क्षेत्र भी जीरो हो जाएगा। क्यों भाई, F बराबर क्यू ही होता है ना, F बराबर क्या होता है क्यू ही। अगर F जीरो है तो E बराबर भी क्या हो गया, जीरो ही तो हो गया। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न अच्छा प्रश्न है। R1 व R2 त्रिज्या के दो आवेशित गोलों को एक तार द्वारा जोड़ा जाता है, गोलों के विद्युत क्षेत्र का अनुपात निकालो। अच्छा प्रश्न है, देखो R1 R2 त्रिज्या के दो आवेशित गोलों को एक तार द्वारा जोड़ दिया गया है, तो इन पर विद्युत क्षेत्र का अनुपात पूछा है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, इसका उत्तर जनरली बच्चे कॉन्फिडेंस से गलत करके आते हैं। देखते हैं एक बार इसको क्या बोल रहा है कि भैया एक तो R1 त्रिज्या का गोला है, ये तो कितना है R1 त्रिज्या का, और एक है R2 त्रिज्या का गोला, इन दोनों को एक तार द्वारा जोड़ दिया गया, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन पे इस पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, E इज इक्वल टू, क्या गलती करते हैं मैं बताता हूं आपको, पहले गलत करके दिखाता हूं। E1, इसके कारण E1 यानी कि कर देंगे KQ/R1 का स्क्वायर, और इसके लिए E2 बराबर क्या कर देंगे KQ/R2 स्क्वायर। E1/E2 इज इक्वल टू कर देंगे, इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा, तो R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई R1 स्क्वायर, ये गलती करके आ जाती है, और ऑप्शन में आपको मिलता है, ये गलत हो गया। क्या गलती हुई, पहली बात इन पर R1 R2 त्रिज्या आवेश समान नहीं है, इस पर क्या नहीं है, आवेश का मान समान नहीं है। आवेश का मान समान नहीं है तो क्या हो गया, तो ऐसी कंडीशन में आपके पास जो बनेगा वो तो बनेगा R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय R1 स्क्वायर। चलो एक बार करके दिखा देते हैं आपको, KQ1 डिवाइडेड बाई R1 स्क्वायर, R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई KQ2 डिवाइडेड बाई R2 स्क्वायर, ये तो करूंगा, K से तो K कट गया, यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर, ठीक है, ये तो ऊपर हो जाएगा, और ये हो जाएगा Q1/Q2, ये तो लिखूंगा। अब Q1 और Q2 का मान कैसे निकाले, उसके लिए अपन को देखा कि इन दोनों को एक तार द्वारा जोड़ दिया गया। जब इन दोनों को तार द्वारा जोड़ा जाता है तो दोनों पर विभव का मान समान हो जाएगा, दोनों पर विभव का मान क्या हो जाएगा, समान। अब मैंने कहा इनका विभव बताओ, अगर आपसे इसका विभव पूछता तो मैं बोलता KQ1/R1, और इधर विभव होता है KQ2/R2, यही तो करता है विभव का मान। अब ये दोनों अगर बराबर हैं, अगर इन दोनों को मैं बराबर कर दूं तो देखो एक बार किधर करें इसको बराबर, एक बार ऊपर की साइड बराबर कर रहा हूं, देखो यहां कर रहा हूं, KQ1/R1 बराबर KQ2/R2, K से K कट गया, यहां से Q1/Q2 आ जाएगा मेरे पास, क्या आएगा भाई Q1/Q2, मैंने कहा R1/R2 आएगा। अब देखो यहाँ पर Q1/Q2 की वैल्यू रख दो, R2 का स्क्वायर अपॉन R1 का स्क्वायर इज इक्वल टू Q1/Q2, क्या लिख दो, R1 इंटू R1 R2, क्या आ गया R2/R1। अब आप ऑप्शन देख लो कौन सा आंसर होगा, R2/R1, क्या आंसर है भाई, कौन सा प्रश्न था ये, हाँ इस वाले प्रश्न में ऑप्शन स हो जाएगा R2/R1। कोई दिक्कत है, अरे कर लोगे क्या सारे, बहुत अच्छी बात है। अगला प्रश्न देखो, किसी वर्ग के एक विकर्ण के दोनों कोनों पर प्लस 10 कूलाम आवेश वाले व अन्य दोनों कोनों पर माइनस 10 कूलाम वाले आवेश रखे गए हैं, ठीक है। वर्ग के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र और विभव के बारे में पूछा है, विद्युत क्षेत्र और विभव के बारे में पूछा है। देखो एक बार क्या कह रहा है भाई, एक वर्ग है अपने पास, ये रहा, इसके दो कोनों पे एक पे तो रख दिया प्लस 10 कूलाम और एक पे रख दिया यहाँ पे प्लस 10 कूलाम, वर्ग विकर्ण के कोनों पे इस तरह रख दिया माइनस 10 कूलाम और इधर रख दिया माइनस 10 कूलाम। इसके केंद्र बिंदु पर देखो, सबसे पहले विद्युत क्षेत्र की बात करूंगा, इसके कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, इधर, क्यों, क्योंकि जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान निकालना होता है उस पर हम एक आवेश कंसीडर करते हैं जिसे बोलते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज यानी Q0। अब ये किधर गति करेगा, एकांक धनावेश है ना, तो ये जिधर गति करेगा वही क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, तो प्लस के कारण प्लस इधर दिशा गति करेगा, इसके कारण इस पर विद्युत क्षेत्र की दिशा मैंने कहा इधर होगी, इसके कारण इस पर मैंने कहा विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगी, प्लस है तो माइनस के अट्रैक्ट होगा, इधर चला जाएगा, ये भी प्लस है और ये माइनस हो जाएगा तो अट्रैक्ट हो जाएगा। और ये प्लस क्या है, ये एकांक धनावेश, मन ही मन में कंसीडर करते हैं विद्युत क्षेत्र का मान और विद्युत क्षेत्र की दिशा याद करने के लिए।
तो देखो ये सारे परिमाण में समान और दिशा में विपरीत, यानी कि विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा, 0। सही बात है। अब इसी बिंदु पर मैं विभव की बात करूं, देखो विभव एक अदिश राशि है। विभव क्या है, विद्युत क्षेत्र तो एक सदिश दिशा पर निर्भर करता था, लेकिन विभव जो है अदिश राशि है। अगर मान लो यहां से अगर अपन बात करें, अगर ये दूरी क्या वर्ग है तो ये दूरी बराबर होगी, तो इसके कारण विभव का मान हो जाएगा इस बिंदु पर के क्यू अपॉन आर वन, के इंटू -10 डिवाइडेड बाई आर। इसके कारण भी सेम ही होगा, तो ये डबल हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अब इसके कारण इस पर निकालूं तो मैं के इंटू 10 डिवाइडेड बाई आर, ये किसका होगा, प्लस का होगा। और इसके कारण भी इस पर सेम ही होगा, तो ये भी डबल हो जाएगा। अब यहाँ पर क्योंकि ये अदिश राशि है, तो यहाँ पर क्या होगा, बीजगणितीय योग होगा। क्या होगा, बीजगणित। इन दोनों को जोड़ो तो एक तो है माइनस का, एक है प्लस का, तो इज इक्वल टू 0। यहाँ पे विभव भी क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। कोई दिक्कत है आपको, कर लोगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई बराबर 0, वी बराबर 0, यानी कि ऑप्शन नंबर अ। विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा। देखो द्विध्रुव के कारण क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहा है, तो आपने अक्ष और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आपको फॉर्मूला याद होगा, मैं बता देता हूं आपको फिर भी। देखो अक्ष की बात करूं, वी अक्ष पर, सॉरी ई अक्ष पर विद्युत क्षेत्र अक्ष पर कितना होता है भाई, बताओगे क्या। ये होता है 2kp अपॉन आर क्यूब। कितना होता है, 2kp अपॉन, और ई निरक्ष पर कितना होता है, यहाँ पर अगर सदिश लगाऊं तो यहाँ पे पी वेक्टर ऐसा जाएगा। अगर निरक्ष की बात करूं तो ये होता है kp अपॉन आर क्यूब। निरक्ष पर कितना होता है, kp अपॉन आर क्यूब। अगर वेक्टर लगाऊं तो ये p क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण। ये क्या होता है, डायपोल मोमेंट। तो इसकी दिशा इसकी विपरीत होती है, यहाँ पे माइनस आता है। अगर मैं दिशा की बात करूं तो परिमाण में तो आपको कोई भी माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। अब आपसे क्या पूछा है भाई, आपको पूछा है कि ई का मान किस पर निर्भर करता है। मैंने कहा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ये आंसर होगा। इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, यानी कि ऑप्शन नंबर स, आर की पावर -3। कर लोगे। अगला क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है भैया। द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है पी होता है, पी बराबर फॉर्मूला होता है 2a इंटू क्यू। 2a क्या होती है भाई, एक तो होता है माइनस क्यू चार्ज और एक होता है प्लस क्यू चार्ज। इन दोनों के बीच की दूरी जो होती है वो 2a होती है, यही तो होता है द्विध्रुव। तो द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा, बीच की दूरी गुना आवेश, ठीक है, 2a क्यू। अब क्यू का मात्रक तो होता है कूलाम, और इसका मात्रक क्या है, दूरी का मात्रक मीटर, कूलाम इंटू मीटर, कूलाम इंटू मीटर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कूलाम इंटू मीटर, ऑप्शन द। अगला प्रश्न है, फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपको फॉर्मुला याद रखना है। विद्युत द्विध्रुव के कारण बल आघूर्ण का सूत्र होता है टो बराबर पी साइन थीटा होता है भैया। टो बराबर क्या होता है, पी ई साइन थीटा होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखो, टो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, टो इज इक्वल टू, तो वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, ये सदिश रूप में हो जाएगा। कर दोगे क्या, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा अ। अगला प्रश्न देखो, HCl अणु में H तथा Cl के बीच की जो दूरी है 1.28 एंगस्ट्रॉम है, तो इस अणु के विद्युत द्विध्रुव का मान क्या होगा भैया। 2aq निकाल लो, एक तो है H प्लस और एक है Cl माइनस, ठीक है। ये तो क्या है, H प्लस है और ये Cl माइनस है, यानी कि ये सीधी बात है, एक प्लस E है और एक माइनस E। समझ रहे हो क्या, इनके बीच की दूरी कितनी देर की आपको, 1.28 एंगस्ट्रॉम। कितनी देर की, हाँ इतनी देर की है, 1.28 एंगस्ट्रॉम दे रखी है। आपको डायपोल मोमेंट निकालना है, P बराबर होता है 2aq। 2a कितना है, मैंने कहा 1.28 इंटू एंगस्ट्रॉम है 10 की पावर -10। q कितना होता है, मैंने कहा E 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19। सॉल्व कर लो इसको, लगभग आ जाएगा ये 16 को 1.6 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितने से कर दो, 1.3 से मल्टीप्लाई करके देख लो क्या आंसर आ जाएगा। देखना 6 18 16 48 16 कम 16 8 6 4 10 2, लगभग 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। 2 पॉइंट, अब इसने 2.08 से थोड़ा कम होगा, अब देख लेना, इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस कितना हो जाएगा 29। एक बार ऑप्शन में चेक कर लेना, कहीं अपना आंसर जो है वो 10 की पावर -29 से निकल जाता है। अच्छा 3 दे रखे हैं, कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई करके देखा 2.05 इंटू 10 रेज़ टू पावर -29 आ जाएगा। आंसर नंबर कौन सा, द। अगला प्रश्न देखो, ये अभी हमने कर लिया। एक विद्युत द्विध्रुव को किसी विद्युत क्षेत्र में रखा गया है, उस पर लगने वाला बल आघूर्ण का मान पीई साइन थीटा, अभी भी बताया था, थोड़ी देर एक वापस रिपीट हो गया क्वेश्चन, पीई साइन थीटा। अगला प्रश्न देखो, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ विद्युत
द्विध्रुव अनुभव करता है। एक समान विद्युत क्षेत्र मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मान चेंज नहीं हो रहा है। देखो क्या कह रहा है भाई, एक समान विद्युत क्षेत्र है, यानी कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, यानी कि एक समान रहेगा, मतलब कि बदलेगा नहीं कहीं भी, अलग अलग बिंदु पर इसका मान हर बिंदु पर क्या रहेगा, समान रहेगा। अब क्या कह रहा है, इस विद्युत क्षेत्र में कोई द्विध्रुव रखा गया है, कैसे भी रखा गया हो अपन चेक कर ले एक बार, ऐसे रख लेते हैं। एक तो हो गया माइनस क्यू और एक हो गया प्लस क्यू। मुझे बताओ इसके ऊपर बल का मान, कुल बल का मान कितना होगा। मैंने कहा एक तो प्लस क्यू लगे, क्यू ही लगेगा, ई के कारण कितना लगे इसके ऊपर प्लस क्यू, और इसके ऊपर कितना लगे माइनस क्यू। कुल बल का मान कितना हो जाएगा, मैंने कहा 0, यानी एफ बराबर तो 0 होगा। सही बात है क्या भाई, विद्युत क्षेत्र समान है ना, तो क्या हो जाएगा, बल बराबर 0 लग जाएगा। और इसके ऊपर लेकिन एक क्या लगेगा, बल आघूर्ण लगेगा। यहाँ पे तो लग गया प्लस क्यू ई और ये लगेगा माइनस क्यू ई। तो यहाँ पर एक तरीके से बल जो है परिमाण में समान दिशा में तो विपरीत है, पर एक लाइन में अलाइन नहीं है, एक लाइन में संरेखित नहीं है। अगर एक लाइन में संरेखित नहीं है तो ऐसी कंडीशन में बलागुण का मान 0 नहीं होगा, यानी टो इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पे बलागुण लगेगा, बल नहीं लगेगा। ऑप्शन देख लो, केवल बलागुण, हाँ यही है, केवल आगुण मतलब आगुण मतलब वही बलागुण। ये आंसर सही है। एक बल बलागुण नहीं, पहला ही आंसर होगा इसका। 21 प्रश्न में जो है अपना अगला प्रश्न जो है उसमें केवल आगुण लगेगा। अगला प्रश्न है, यदि एक बंद घन के अंदर प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेश वाले दो द्विध्रुव एक दूसरे के लंबवत रखे गए हैं तो घन पर से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान होगा। सिंपल सा प्रश्न है जिसको लैंग्वेज बढ़ा के लिखा है भैया। एक बंद कमरा है, जो भी है प्रश्न है, जो भी है, एक मान लो बंद कमरा है, उसके अंदर अपने पास दो द्विध्रुव रखे हैं, एक तो माइनस क्यू और एक प्लस क्यू, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू, ठीक है। इससे निकलने वाले फ्लक्स का मान पूछ रहा है, तो फाई इज इक्वल टू क्या होता है भाई, गाउस के नियम से समीशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन है। अब द्विध्रुव पर कुल आवेश कितना होगा, मैंने कहा 0, ये भी 0 और ये भी 0, तो कोई भी द्विध्रुव रख दे उसके कारण फ्लक्स का मान भी क्या होगा, 0 ही होगा। चलो लाइट आ गई भाई, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अगला प्रश्न देखते हैं अपन लोग। अगला प्रश्न है, ये तो हो गया, इसका आंसर क्या होगा, 0। गाउस का नियम किन क्षेत्र के लिए यथार्थ होता है। देखो गाउस का नियम केवल वही कार्य करता है जो व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। तो इसका आंसर देख लो कौन सा है, स। व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करने वाले क्षेत्रों के लिए ही गाउस का नियम लगता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, एक द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय रेखा पर r दूरी पर क्षेत्र एवं उसके लंब अर्धक यानी निरक्षीय स्थिति पर r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की निष्पत्ति पूछ रहा है। क्षेत्र की निष्पत्ति यानी विद्युत क्षेत्र, अभी बताया था ई अक्ष पर क्या होता है और ई निरक्ष पर क्या होता है, तो आपको बताया था 2 kp अपॉन r क्यूब, यहाँ पे हो जाएगा kp अपॉन r क्यूब। अगर भाग लगाऊंगा तो 2 डिवाइडेड बाई 1 आएगा, ये तो आएगा। अरे ये ई अक्ष पर क्या था, 2 kp अपॉन r क्यूब, और ई निरक्ष पर होता है कितना, kp अपॉन r क्यूब। डिवाइड करेंगे तो 2/1 आ जाएगा। आंसर क्या होगा इसका, 2/1, 2:1। अगला प्रश्न देखो, पराविद्युत माध्यम एप्सिलॉन r में गाउस का नियम होता है। देखो पहले तो गाउस का नियम लगा देते हैं अपन, ठीक है। गाउस का नियम क्या कहता है भाई, फाई इज इक्वल टू समीशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन, तो कहता है क्या कहता है, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन या समीशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर माध्यम निर्वात है तो एप्सिलॉन नॉट, और अगर माध्यम है तो एप्सिलॉन नॉट जहां पे लिखा होता है उसके मल्टीप्लाई में लगा देना एप्सिलॉन नॉट। मेरी बात समझ रहे हो क्या, ये बात मैं थ्योरी पढ़ाते टाइम पे हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपको कह दे कि ये निर्वात में इतना है और माध्यम की बात करें एप्सिलॉन आर आपको उनको दे दे, तो जहां पर आपको एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं उसके मल्टीप्लाई में अपन क्या लगा देंगे, एप्सिलॉन आर लगा देंगे। ये बात ध्यान में रखना। तो यहाँ पे एप्सिलॉन आर लगा देंगे तो अब अपने पास ये हो जाएगा। अब ये आंसर इस फॉर्म में नहीं देगा, इसने फ्लक्स की परिभाषा भी यहाँ पे लगा दी। तो फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन, ये आंसर होगा। इसने देखो ऑप्शन में एप्सिलॉन आर को इधर लगा रखा है, इस एप्सिलॉन आर इधर लगा रखा है इधर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला। कर लोगे क्या, आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, यदि आवेश Q घन के केंद्र पर स्थित है तो घन की एक फ्लक्स से निकलने वाले, देखो एक घन है अपने पास में, इस प्रकार से घन है, इसके अंदर Q आवेश है और इसकी एक फ्लक्स, मान लो ये फ्लक्स पूछ रहा है, इस फ्लक्स से निकलने वाले फ्लक्स का मान पूछ रहा है। अगर मैं संपूर्ण फ्लक्स की बात करूं, टोटल 6 फलक है, 6 फलक यानी संपूर्ण फलक होगी, 6 फलक से निकलने वाले फ्लक्स का मान कितना होगा, मैंने कहा समीशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन यानी क्यू अपॉन
एप्सिलॉन नॉट, यही तो होगा। और एक फलक, वही गाउस के नियम से यही तो होता है कि बंद प्रश्न में उपस्थित आवेश का बीजगणित योग का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो वहां पे लिखते हैं कि यहाँ पे फ्लक्स का मान कितना होता है, पाई इज इक्वल टू समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही तो लिखते हैं। तो यानी कि ये कितने फलकों से संबंधित है, 6 फलकों से संबंधित है। तो एक फलक से कितना होगा, मैंने कहा 6 का भाग लगा दो 6 एप्सिलॉन। कोई दिक्कत है भाई, कर लोगे क्या? बहुत अच्छी बात है। आंसर है इसका द कैपिटल क्यू आवेश दे रखा है, कोई बात नहीं, क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। अगला प्रश्न देखो, एक आवेशित चालक गोला विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता। एक आवेशित चालक गोला विद्युत क्षेत्र, अच्छा कहाँ उत्पन्न नहीं करता वो अपन को बताना है। तो देखा, आवेशित गोला होता है, देखो आप सबको पता है कि एक आवेशित गोला है तो उसका आवेश कहाँ होता है, सतह के ऊपर होता है। आवेश कहाँ होता है, ये आवेशित गोला है, इसका आवेश कहाँ होता है, सतह पर होता है। इसके अंदर कोई आवेश नहीं होता। तो इसके अंदर किसी भी बिंदु की बात करें तो वहां पर क्या है, आवेश जीरो है, तो वहां पर विद्युत क्षेत्र भी क्या होगा, जीरो ही होगा। तो इसमें देख लो, इसमें से कौन सा आंसर होगा, किसी आंतरिक बिंदु पर, बिल्कुल सही आंसर है, आंसर अ ही हो जाएगा। बाहरी बिंदुओं पर तो होता है 2 मीटर दूरी पे होगा, ये तो कोई अपन को बिंदु तो कुछ कहेगा, तो पहला आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक बंद करने वाले पृष्ठ के अंदर आवेश की स्थिति इस प्रकार से बदली जाती है कि कुल आवेश स्थिर रहे। बंद पृष्ठ से विद्युत फ्लक्स का अभिवाह, भाई जब आवेश का मान किसी बंद पृष्ठ से, मान लो यहाँ पे कोई भी है, अपने पास पृष्ठ है, बंद पृष्ठ है, और उस बंद पृष्ठ में आवेश मौजूद है, और उस आवेश के मान में कोई परिवर्तन अपन लोग नहीं करें, कुछ ही हो, आवेश का परिमाण जो है वो अंदर क्या है, परिमाण के आवेश अदिश राशि है, तो आवेश क्या है वो नियत है। तो उस ऐसी कंडीशन में फ्लक्स का मान भी क्यू अपॉन एप्सिलॉन, यानी कि वो नियत ही रहेगा। क्या रहेगा, नियत ही रहेगा। तो इसका आंसर देखो अपरिवर्तित रहता है, आंसर द हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, एक विद्युत द्विध्रुव को असमान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। एक विद्युत द्विध्रुव को असमान विद्युत क्षेत्र में, अभी देखो पहले थोड़ी देर पहले समान विद्युत क्षेत्र में रख रहा था, अब बात कर रहा है असमान विद्युत क्षेत्र की। तो देखो अब जो है असमान विद्युत क्षेत्र कैसा है, मान लो ऐसे है, तो मतलब अलग अलग बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र का मान अलग अलग है। इसमें अगर आप रखते हो तो यहाँ पर Q, इस जगह मान लो विद्युत क्षेत्र E1 है, इस जगह हो जाएगा प्लस Q, और विद्युत क्षेत्र मान लो E2 है। तो ऐसी कंडीशन में प्लस Q E2 और माइनस Q E1, यानी कि इसका मान जो है जीरो नहीं होगा। पहले तो क्या होता है, E समान था तब तो जीरो हो गया था, यानी कि इस वाली स्थिति में बल भी होगा और बलागुण भी होगा। इस वाली स्थिति में क्या होगा, बल और बलागुण दोनों होंगे। तो क्या होगा, इसका आंसर नंबर स हो जाएगा, उस पर परिणामी बल व बलागुण लगेगा। बस आज अपने इतने ही प्रश्न है, ठीक है, इसके और भी क्वेश्चन में लेके आऊंगा। आज के समाचार समाप्त होते हैं, नमस्कार।